नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जैसा कि कुमार विश्वास को राहत मिल चुकी है कोर्ट से। कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और आपको बता दें कि 20 अप्रैल को कुमार विश्वास के दिल्ली स्थित घर पर पंजाब पुलिस ने दस्तक दी थी, जिसकी जानकारी खुद कुमार ने ट्वीट के माध्यम से दी थी और कहा था कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत को खेलने दे रहे हो, एक दिन तुम्हें और पूरे पंजाब को धोखा देगा। बता दें कि कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान से संबंध होने का गलत आरोप लगाया था। कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, धारा 153A, 505, 116 के साथ धारा 143, 147, 323, 341, 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया।
पर हमारे साथ संवाददाता तोशी मेंडोला जुड़ चुकी हैं। तोशी, जिस तरीके से आप देखिए, आरोप तो लगा हुआ था कुमार विश्वास पर, लेकिन अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ही उनको राहत दे दी है उनकी अर्जी पर। क्या कुछ अब विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, पंजाब सरकार का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से उनके घर पर अचानक से पुलिस भेजी गई थी? देखिए, बिल्कुल कुमार विश्वास को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। उनकी गिरफ्तारी पर अब फाइनली रोक लग चुकी है, अंतरिम रोक है जो लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान था कि केजरीवाल के साथ खालिस्तान के संबंध पर उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। अब इस पूरे मामले पर देखिए, लगातार जो विपक्ष है वो यही कह रहे हैं कि आप किस तरीके से आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि खालिस्तान का किसी एक ऐसे पॉलिटिशियन से जो दिल्ली के लिए काम कर रहा है, दिल्ली मॉडल के लिए काम कर रहा है, दिल्ली को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये आप पार्टी की तरफ से इनका कहना है कि लगातार दिल्ली मॉडल से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुमार विश्वास, जिनका कहीं ना कहीं पहले ताल्लुक था अरविंद केजरीवाल से, उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं वो संबंध रखते थे, लेकिन उसके बाद जब उनके साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाई, जब उनके साथ उनका जो दायरा मैच नहीं कर पाया, वो अलग हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल से। अब उसके बाद इस तरह के बयान आते हैं पंजाब में चुनाव के बाद, चुनाव को लेकर कि उनके जो रिलेशंस थे वो खालिस्तान से थे। इसको लेकर एक बड़ी कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब साफ हो चुका है कि उनकी जो कार्यवाही है, जो उनकी यहाँ पर केस किया गया था, उस पर अब रोक लगा दिया गया है। और अब आप पार्टी का यही कहना है कि लगातार इस तरह के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं वो गलत है। विपक्षी दलों को या कुमार विश्वास को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे। लेकिन फिलहाल मामला यहाँ पर यही है कि अंतरिम जो रोक है वो लगा दी गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, जहां गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 31 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और दिल्ली में बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1485 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बयान में कहा कि उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यानी कि बढ़ते केसेस को देखते हुए लगातार पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। और नोएडा से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, स्थिति को काबू करने के लिए लगातार पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। क्या क्या नई पाबंदियां लगाई गई हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जिला में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 तरीके से लागू की गई है, जिसमें जो है प्रोटोकॉल के तहत जो है, यानी कोविड प्रोटोकॉल जो है, इसका पूरी तरीके से पालन करने की जो है इजाजत दी गई है। इसके साथ ही क्योंकि आने वाले समय में कल ईद है, और दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो अगर जो त्योहार आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब जिले में धारा 144 लागू कर दी गई, क्योंकि कई जगह जो है किसानों के प्रोटेस्ट करने की भी जो है प्रशासन को सूचना मिली थी। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही जो है, क्योंकि दिल्ली से सटा जिला है और दिल्ली से सटे जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए अब गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू करने के साथ 7 निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी जगह सार्वजनिक पर 4 से ज्यादा लोग खड़े पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो त्योहारों के मद्देनजर और दूसरा जो किसानों का प्रोटेस्ट था उसको भी ध्यान में रखा गया है, ताकि किसी तरीके का प्रोटेस्ट न हो सके, शांतिपूर्वक कोरोना कंट्रोल करने का जो है कार्य किया जा सके। और आज किस तरह से स्थिति कंट्रोल में है? देखिए, कल ही शाम को ये बड़ा फैसला आता है कि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू है, तो लोग कितना पालन कर रहे हैं और प्रशासन कितना पालन करवा रहा है? ताहिर, देखिए अंजलि, सबसे पहले आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, गाजियाबाद और नोएडा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे थे। पिछले 24 घंटे
की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के जो है 117 मामले निकलकर सामने आए हैं, जिनमें से 113 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात देकर वापस अपने घर लौटे हैं। 723 मामले अभी भी ऐसे एक्टिव हैं जो अभी भी अस्पतालों और घर पर जो है होम क्वारंटीन होकर उपचार करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रशासन की भी लापरवाही निकलकर सामने आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही दिल्ली से सटे जिलों में मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क का पालन नहीं किया जाता है। सार्वजनिक जगह हो या फिर जो है मॉल या फिर बाजार हो, सभी जगह पर जो है लोग बड़ी तादाद में बगैर मास्क के पाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पुलिस प्रशासन जो है मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है और जुर्माने का प्रक्रिया की जाती है, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही उस समय देखने को मिलती है जब लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद भी सैनिटाइजर करने का जो काम था वह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जिले में जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही अब लोगों के गले पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर तमाम जानकारी के लिए। तो केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं, देखा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का कहर जारी है और इसके चलते धारा 144 लागू की गई है। और दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। यहां पर इस समस्या को देखते हुए बड़ा फैसला भी लिया जा रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड को लगातार शिकायत की जा रही थी, पीने के पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन लगानी पड़ती है। दिल्ली जल बोर्ड के पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान 2022 तैयार किया है और इस संबंध में जल मंत्री दिल्ली बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, लेकिन किसी भी प्लान और बैठक का जमीनी स्तर देखने को नहीं मिल रहा है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजीत, कैसी स्थिति बनी हुई है? एक तो गर्मी का महीना, ऊपर से पानी की किल्लत, लोगों को घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। जी अंजलि, बताना चाहूंगा, दिल्ली में हर बार जब भी गर्मी का मौसम आता है तो दिल्ली में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और एक बार ऐसा ही फिर से राजधानी दिल्ली में हुआ है और गर्मी का मौसम आते ही एक बार फिर से दिल्ली में पानी की किल्लत होना शुरू हो गई है। जगह जगह लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जी अंजलि, बिल्कुल, लोगों को तरसना पड़ रहा है और अब समर एक्शन प्लान 2022 तैयार किया गया है। क्या नियम है, किस तरह से लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा? जी अंजलि, बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार बहुत, अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े भले ही दावे करती हो कि लोगों को फ्री बिजली या पानी की बात करे, फ्री पानी मुहैया कराने की बात करती हो, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी पहुंचना दूर, बल्कि वो उन्हें टैंकर से भी पानी नहीं मिल पाता और अगर कहीं सप्लाई की पानी आती भी है तो लोग इस कदर परेशान है कि। लेकिन अजीत, समर एक्शन प्लान के तहत क्या किया जा रहा है? कहां तक किस तरह से पानी पहुंचाया जा रहा है? जी, समर एक्शन प्लान, बिल्कुल मैं बात करूंगा। अगर समर एक्शन प्लान की हम बात करें तो दिल्ली सरकार बात कर रही है जिसमें लोगों को पूरे हर समय पानी की और एकदम फ्रेश पानी मिलने की बात है, लेकिन सवाल यही है कि अगर हर बार गर्मी में ऐसा होगा तो समर एक्शन प्लान कितना कारगर होगा, ये कहीं ना कहीं अभी सवालों के घेरे में है। किन किन इलाकों में फिलहाल पानी की सबसे ज्यादा किल्लत देखी जा रही है अजीत? खास तौर से जो ग्रामीण इलाके आते हैं, चाहे वो रोहिणी का भी कुछ इलाके, अगर हम बात करें तो रोहिणी का इलाके हो, बवाना हो, किराड़ी हो, ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर खास तौर से पानी की किल्लत है। भले ही यहाँ पर पानी की सप्लाई आती है लेकिन पानी की सप्लाई ना के बराबर ही आ रही है। लोगों का कहना है कि या तो प्रेशर नहीं आता है पानी का, और प्रेशर आता भी है तो गंदा पानी आता है, जिसकी वजह से लोगों को कई बार पानी खरीद करके पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जी अंजलि, बिल्कुल, लेकिन इस समस्या से अजीत कब तक निजात मिल पाएगी? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जो पानी का स्तर है वो नीचे चला जाता है,
तो ऐसे में जो सप्लाई का पानी है वो भी ऊपर नहीं पहुंच पाता, जो खास तौर पर ऊपरी तल के लोग हैं जो कई फ्लोर ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि नीचे उतरना, पहले लोगों को फिर पानी लाना, इस तरह की गंभीर समस्याएं हैं लोगों के सामने। जी बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि जब गर्मी के मौसम में हर बार पानी की जब समस्या होती है, तो जब पानी नहीं आता तो लोगों को, जब जो बड़े बड़े जो बहुमंजिला इमारत है वहां से लोगों को बार बार नीचे उतरना, या फिर बुजुर्ग लोगों को भी ऐसे समय में, महिलाओं को ऐसे समय में काफी परेशानी होती है जब उन्हें बाहर से खरीद के पानी लाना पड़ता है, या टैंकर में एक खास तौर से कोविड महामारी के दौरान जब एक बड़ी संख्या में जब टैंकर के पास लोग एकत्रित होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो महामारी को दावत देने का भी काम करता है। ऐसे में वो महामारी से लड़ते हुए भी पानी भरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जल ही जीवन है और बिना जल के कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए उन्हें मजबूरन उस महामारी से लड़ते हुए घरों में पानी के लिए लड़ना पड़ता है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली मेट्रो फेज 3 के लिए 13 कॉरिडोर स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इससे यात्रियों को एक से दूसरी लाइन पर सफर करने की जरूरत है। सफर करने में वक्त की बचत होगी। आपको बता दें कि आरके आश्रम कॉरिडोर जनकपुरी पश्चिम का निर्माण पूरा होने से यात्रियों को आजादपुर मेट्रो स्टेशन पर येलो पिंक के साथ मजंटा लाइन पर भी सफर की सुविधा मिलेगी। और आरके आश्रम दिल्ली मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन है, जहां यात्रियों को लाइन बदलकर 3 मेट्रो लाइनों पर सफर का मौका मिल सकेगा। डीएमआरसी के करीब 392 किलोमीटर के नेटवर्क में फिलहाल 28 इंटरचेंज स्टेशन है। फेज 4 के इंटरचेंज स्टेशन के तैयार होने से मेट्रो नेटवर्क में इंटरचेंज की संख्या 40 से ज्यादा हो जाएगी। और भीषण गर्मी से जहां पूरा देश तप रहा है और वहीं दिल्ली के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज से अगले 3 दिनों के लिए राहत की उम्मीद फिलहाल यहां जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और इस वजह से अधिकतम तापमान में कमी आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिलेगी। और वहीं आज दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 अधिक 40.5 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 अधिक 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। हवा में नमी का स्तर 36 से 62% दर्ज किया गया है। और इधर राजधानी दिल्ली में बस लेन ड्राइविंग की शुरुआत 1 अप्रैल से हो गई थी। तो बस लेन ड्राइविंग का उद्देश्य यातायात सुविधाओं को सुधारने के लिए था, जिसको लेकर लेन ड्राइविंग के लिए शुरू प्रवर्तन अभियान के तहत 1 महीने में 3300 से ज्यादा वाहनों को जुर्माना किया गया और इस दौरान नियमों की अनदेखी पर 401 बसों पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लेन नियमों का पालन नहीं करने पर बस पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है, जबकि दूसरे वाहनों के लिए 500 से 2,000 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। तीसरे चरण में ये अभियान रिंग रोड और आउटर रिंग पर चलाया जाएगा। टीडीसी की खस्ता हाल बसों में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए डिपो में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अगले सप्ताह इन्हें सड़कों पर उतार दिए जाने की भी संभावना है। इससे यात्रियों को डीटीसी बसों की कमी से छुटकारा मिलने के साथ ही गंतव्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा और पहले चरण में 3 डिपो से 300 ई बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।